हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के गुरुकुल अकेडमी। और आप सब हैं मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। ये टॉपिक आप लोग को, जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं या जो लोग अभी सीख रहे हैं या जो लोग एक्सपीरियंस और जो लोग किसी कंपनी लाइन में हैं या अपना खुद का काम कर रहे हैं, उनको क्रेन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्रेन जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हाइड्रोलिक कंट्रोल क्रेन, समझ रहे हैं आप। जो हाइड्रोलिक कंट्रोल क्रेन होती है, जैसे कि क्रेन आप देखते हैं चलती है, वो डीजल इंजन होता है उसमें, लेकिन जो कंट्रोल होता है वो मैकेनिकली कंट्रोल होता है पूरा सिस्टम। मैं उस क्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक से चलने वाली ऊपर ऊपर जो चलती है क्रेन कंपनी में, या कंपनी में देखे होंगे या कहीं और कंटेनर उसको रखते या लोड करते देखे होंगे, लोड अनलोड करते देखे होंगे। उस क्रेन की बात कर रहा हूँ जो कंट्रोल, जिसका कंट्रोल रिमोट से होता है, जिसमें कोई ऑपरेटर नहीं बैठता, वो दूर से ही कंट्रोल की जाती है क्रेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको जिस क्रेन की वायरिंग समझाने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको समझाऊंगा कंट्रोल वायरिंग। और ये कंट्रोल वायरिंग 6 पोजीशन में है। ये कंट्रोल वायरिंग 6 पोजीशन में है। कंट्रोल वायरिंग का मतलब होता है जो कंट्रोल करने वाला वायर होता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वायरिंग। और फिर आपको इसके बाद समझाऊंगा मेन वायरिंग। बोलेंगे ये मेन वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग क्या होता है। जो मेन वायरिंग होता है, जैसे हम मोटर को ऑपरेट करते हैं, जो जहाँ से मोटर की सप्लाई हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन वायरिंग। सिर्फ मेन उसके लिए हम थोड़ा हैवी वायर लगाते हैं। और कंट्रोल वायरिंग के लिए हम जो है कम से कम या मैक्सिमम 1 mm वायर लगाते हैं। ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूँ इसकी कंट्रोल वायरिंग, और आपको ये भी बता दूँ कि 6 पोजीशन में वो कैसे काम करती है। अब वो मोटर, उसमें जो क्रेन में मोटर लगी होती है, वो जो है अपनी 4 मोटर लगी रहती है, समझ रहे हैं आप। उसमें 4 मोटर लगी रहती है। अब आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये हो गया। अब 2 मोटर पूरी क्रेन को, जैसे मान लीजिए ये गाटर हो गया, इसी गाटर पे पूरी क्रेन चलती है, समझ रहे हैं आप। अब इसी गाटर पे पूरी क्रेन चलती है, और ये क्रेन जो है 2 टन 3 टन 5 टन 10 टन जो भी है, जितने भी क्रेनें 6 पोजीशन में होती हैं, उनमें सब में आप ये वायरिंग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन भी बताया हूँ और फेस प्रिवेंटिव रिले भी इसमें लगाया हूँ, वो सब आप कर सकते हैं। अब बताता हूँ। तो आपका जो है जब ऐसे चलेगी नॉर्थ साउथ, उल्टा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका एक पोजीशन इधर हो गया, फिर एक पोजीशन इधर हो गया, फिर चलेगी आपका ऐसे, समझ रहे हैं आप। फिर चलेगी आपका ये ऐसे लेफ्ट राइट। तो इधर भी मोटर उल्टी चलेगी, इधर चलाएंगे तो उल्टी चलेगी और इधर चलाएंगे तो सीधी चलेगी। कितना कितना पोजीशन हो गया आपका, 2 पोजीशन इसमें और 2 पोजीशन इसमें। ठीक है, अब क्रेन चलेगी अप डाउन, मतलब अप भी होगी और डाउन भी होगी। जब क्रेन अप होगी और डाउन होगी, और इसी के साथ में, समझ रहे हैं आप, इसी के साथ में पूरी क्रेन अप डाउन नहीं होगी। उसमें वायर लगे हुए रहते हैं, लिफ्ट वायर होता है, वो सिर्फ वायर ही अप डाउन होता है। मोटर रोटेट करती है, मोटर के साथ गियर लगा रहता है, और वायर जो है वो गियर में उसका होता है, रोलर होता है, उसी रोलर में वो वायर लपेटता है। ठीक है, वो सिर्फ वायर को लपेटता है। कोई सामान जैसे उठाना हो तो हम सामान को अप डाउन करके ले जा सकते हैं। लेकिन अब कहें कि हम पूरी क्रेन को ही अप डाउन करना है, तो पूरी क्रेन अप डाउन नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 पोजीशन।
लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, और इसको हम ले लेते हैं अप डाउन। चलिए अब आपको मैं समझाता हूँ कंट्रोल वायरिंग के थ्रू। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे आप पहले समझिए, ये जो वायरिंग इसको मैं बनाया हूँ, जो ये वाला है, हमेशा जो भी कंट्रोल वायरिंग होती है, चाहे किसी भी सिस्टम में हो, चाहे वो किसी भी सिस्टम में हो, अगर उसको आप एसी में चलाना चाहते हैं, एसी से कंट्रोल करना चाहते हैं, एसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट, जो डीसी करंट नहीं, डीसी वोल्टेज नहीं, एसी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप कम से कम 110 वोल्टेज रखिए। अगर उसमें आप 110 वोल्टेज रखेंगे तो कभी भी हमें इस सर्किट पे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार जाके बाई चांस बंद हो गई, सर्किट बंद हो गई तो हमको जाके ऊपर चेक करना पड़े कि आखिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है, तो हमें वहाँ पे ना जाना पड़े। और अगर हम वहाँ पे गए चेक करने के लिए, अगर हम 220 वोल्ट से कंट्रोल करेंगे या 440 वोल्ट से कंट्रोल करेंगे, तब हमें बाई चांस थोड़ा भी अगर झटका लगा तो नीचे गिर सकते हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा भी झटका लगा तो नीचे गिर सकते हैं। जब हम उसको 110 से कंट्रोल करेंगे, मतलब कि 110 वोल्ट से कंट्रोल करेंगे, तो हम उसको एक वायर को टच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिना सप्लाई को ऑफ किए हुए उसको बना भी सकते हैं, क्योंकि 110 वोल्ट जो है वो ज़्यादा करंट नहीं लगता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। 110 कंट्रोल करिए, या फिर आप 24 वोल्ट कंट्रोल करिए, 24 वोल्ट डीसी, लेकिन उसमें डीसी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अब देखते हैं। जो आपका ये वाला है, ये वाला ट्रांसफार्मर है, सिर्फ इसमें हम 3 फेज सप्लाई ले रहे हैं। इसमें हम सिर्फ 3 फेज सप्लाई ले रहे हैं, और उसमें जो है 3 फेज सप्लाई आती कैसी है? 3 फेज सप्लाई एक साइड में गाटर के थ्रू आती है, और ये सप्लाई जो है ये बस बार होती है। ये यू टाइप बस बार होता है, और इसमें प्लास्टिक की कवर चढ़ी रहती है। और ये बस बार जो गाटर होता है, चाहे लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड का हो, जहाँ से मेन आता है, तो वहाँ ये सीधा जाता है। वहीं पे हम एक साइड में सप्लाई दे देते हैं और यहाँ तक सप्लाई आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक सप्लाई आ जाती है, और इसी में ही क्रेन चलती है। इसमें हम अलग से वायर नहीं लगाते, इसी में ही क्रेन चलती है। ठीक है, अब वो क्रेन चलती है, 3 पॉइंट उसमें लगे रहते हैं। जहाँ से हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे लगे रहते हैं। वो तीनों पॉइंट जो है उसमें चलते रहते हैं। वो तीनों पॉइंट है उसमें चलते रहते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं। ये हो गया। अब हमें लेना है यहाँ पे 440 वोल्ट, और यहाँ भी आपका 440 वोल्ट, और 0 to 440 वोल्ट। ये आपका 0 है और ये आपका 440 है, मतलब कि लाइन टू लाइन आपका 440 वोल्ट हो गया। उसके बाद जब 440 वोल्ट ले लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे उसके पहले सप्लाई देने से पहले एमसीबी भी लगाना पड़ेगा। क्या? सप्लाई देने से पहले आपको एमसीबी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस अगर कोई फॉल्ट होता है, या आपका जो फॉल्ट है वो मेन कंट्रोल में फॉल्ट हुआ, तो पूरी लाइन जल जाएगी। अगर हम एमसीबी लगाएंगे तो लाइन बची रहेगी और एमसीबी ही ट्रिप कर जाएगी। तो इसीलिए एमसीबी लगाना ज़रूरी है, और इसको हम दे देंगे एमसीबी के थ्रू देंगे इसको हम 440 वोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो यहाँ से आपको ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से मिलेगा, वो मिलेगा आपको 110 वोल्ट। क्योंकि हमें जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना है, वो ट्रांसफार्मर हमें लगाना है 440 वोल्ट बाई 110 वोल्ट टू 200 VA। ठीक है, 440 बाई 110
वोल्ट बाय 200 VA। अब बोलेंगे ये VA, ये VA क्या है? आपका 440 टू 110 पे चलेगा। ये 440 लेगा इनपुट और आपका आउटपुट जो है वो 110 देगा। अब उसके बाद जो ये लिखा हो 200 VA, 200 VA मतलब वो 200 वाट, समझ रहे हैं? वो 200 वाट वाट का लगाना है। ज़्यादा बड़ा इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ हमें इसको 6 कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करना है, उससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं इसकी वायरिंग। देखिए, इसमें मैं 3 ओवरलोड रिले लगाया हूँ। ये 3 ओवरलोड रिले सिर्फ 3 मोटर में। मैं बात किया था आपको 4 मोटर, तो जो है, जो एक मोटर है वो आपका, मान लीजिए कोई भी मैं ले लेता हूँ आपका यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी मैं ले लेता हूँ। अभी RL3 है ना, तो RL3 में आपका देखिए नॉर्थ साउथ, तो जो नॉर्थ साउथ अभी सीधा सीधा जो चलती है ना, उसमें हमेशा 2 मोटर लगती है। उसमें 2 मोटर इसीलिए लगती है कि उसका लेंथ लंबा होता है। जब उसका लेंथ लंबा होगा, इस साइड की मोटर खींचेगी और इस साइड की मोटर नहीं खींचेगी, तो पूरी क्रेन नीचे गिर सकती है। क्योंकि क्रेन तो हाइट पे चलने वाली है ना, तो क्रेन नीचे गिर सकती है। जब हम दोनों मोटर लगाते हैं तो वो बराबर चलती है, ठीक है, वो बराबर चलेगी, वो नीचे नहीं गिरेगी। इसलिए डबल मोटर लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें मैं जोड़ दिया, ठीक है। इसमें मान लीजिए 2 मोटर, इसमें इस सर्किट में 2 मोटर है, बाकी सब में एक एक है। अब देखिए, जो आपका 110 वोल्ट एक हो गया और एक न्यूट्रल हो गया ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट, वो सबके कॉन्टेक्टर में जाएगा, समझ रहे हैं? वो सबके कॉन्ट्रेक्टर वाले कॉइल में जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबके कॉन्ट्रेक्टर वाले कॉइल में दे दिया। 6 कॉन्ट्रेक्टर है, 6 कॉन्ट्रेक्टर के कॉइल में जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब हमें उसको ऑपरेट कैसे करना है, अब हमें उसको कैसे ऑपरेट करना है। मान लीजिए हमें क्रेन को अप वाली बटन दबा के जो भी नीचे से उठाना है सामान, रस्सा में बांध के जो भी सामान उठाना है, हमें अप वाली बटन दबाना है, ठीक है। जब हम अप वाली बटन दबाएंगे, जब भी हम अप वाली बटन दबाएंगे, तो उसके पहले डाउन वाला, जब तक हम डाउन वाला बटन नहीं छोड़ेंगे, या डाउन वाला जब तक कॉन्टेक्टर ऑफ नहीं होगा, जब तक कॉन्टेक्टर डाउन वाला ऑफ नहीं होगा, उसका NC कमांड नहीं देगा अप वाले को, तब तक वो ऑन नहीं करने देगा। इसीलिए बीच में लगा दिया क्या, यहाँ पे डाउन वाला NC। डाउन वाला NC एलिमेंट उसी कॉन्टेक्टर में ही होता है, अलग से नहीं लगता, सिर्फ उसकी वायरिंग करना होता है, वो अलग से नहीं लगता, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे ही अगर हमें डाउन चलाना है, तो डाउन वाला पुश बटन ये है, एक पुश बटन डाउन वाला ये है और अप वाला ये है। ऐसे ही लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला ये, इन आपका ये नॉर्थ वाला ये और साउथ वाला ये। हो गया आपका 6 पोजीशन हो गया। तो हमेशा एक ही मोटर को, समझ रहे हैं आप, एक ही मोटर को डबल रोटेशन में चलाना है। जब एक ही मोटर को डबल रोटेशन में चलाना है तो डबल कॉन्टेक्टर लगाना पड़ेगा। और जब डबल कॉन्टेक्टर लगाना पड़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ ऑन हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग, समझ रहे हैं आप, उसी को हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। जब भी हम ऑन करेंगे एक कॉन्टेक्टर को, तो दूसरा कभी नहीं ऑन होगा अपने आप, क्योंकि जब वो एक कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो उसका NC जो है, उसका NC कमांड नहीं देगा, तो ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ओवरलोड रिले लगाना क्यों ज़रूरी है। अभी मैं इसमें 3 ओवरलोड रिले लगाया हूँ, 3 ओवरलोड रिले है और एक इमरजेंसी स्विच। जो मेन सप्लाई आएगी 110 वोल्ट, वो डायरेक्ट इमरजेंसी के थ्रू आएगी। मतलब कि हम इमरजेंसी को ऑफ करके इसमें हम काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। जब हम इमरजेंसी को ऑफ करेंगे तो हमें जो है ओवरलोड रिले लगाना पड़ेगा 3,
वैसे तो लगा होता है, लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब क्या करना है, दो मोटर पे एक ओवरलोड रिले देना है। अब दो मोटर पे एक ओवरलोड रिले मतलब दो कॉन्टेक्टर पे एक ओवरलोड रिले, और कॉन्टेक्टर के इनपुट में लगाना है, कॉन्टेक्टर के आउटपुट में नहीं लगाना। जहाँ से मोटर का लगाएंगे, मोटर लगाना कनेक्शन करना वहाँ से नहीं, कॉन्टेक्टर में जहाँ से मेन सप्लाई आती है वो मेन सप्लाई पहले ओवरलोड रिले में जाएगी, फिर दोनों कॉन्टेक्टर में आएगी। समझ नहीं आप, वो हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एक ओवरलोड रिले दे दिया आपका अप डाउन वाले मोटर में, और दूसरा ओवरलोड रिले दे दिया आपका लेफ्ट राइट वाले में, और तीसरा ओवरलोड रिले आपका दे दिया नॉर्थ और साउथ वाले, नॉर्थ साउथ वाले कॉन्टेक्टर में। ठीक है, ये हो गया। अब होगा क्या, बाई चांस हमने इन इसका नॉर्थ और साउथ चलाना चाहा, ओवरलोड रिलेटिव हो गया, ये सर्किट बंद हो गई, तो हम जान जाएंगे कि हाँ ये वाली मोटर में दिक्कत है, ये वाले मोटर में दिक्कत हो सकती है, इसके कॉन्टेक्टर में कुछ भी, लेकिन दिक्कत है। अगर इसमें से कोई भी चल रहा है तो हम जानेंगे कि वो सर्किट वो मोटर ओके है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और फटाक से पता चल जाएगा किस किस मोटर में दिक्कत है। हम वहीं से उसको ऑपरेट करके देख लेंगे किस मोटर में दिक्कत है। जो मोटर नहीं चल रही है उस मोटर को हम चेक करेंगे, ओवरलोड रिले जाके सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी इसमें तीनों में से कोई भी मोटर टिप कर जाए, कोई भी सर्किट टिप कर जाए, तुरंत ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और एक साथ आप चाहें तो सब ऑन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। आप चाहें कि एक साथ हम 6 पोजीशन को ऑन करें तो वो कभी नहीं होगा, सिर्फ 3 हो सकता है। 3 को एक साथ ऑन कर सकते हैं, बाकी को ऑन नहीं कर सकते। तो अगर इसमें कनेक्शन नहीं समझ में आया तो आपको इसमें समझाता हूँ मैं। ये भी आपका कॉन्टेक्टर 1, कॉन्टेक्टर 2, कॉन्टेक्टर 3, 4, 5, 6 हो गया। ठीक है, अब इसकी देखिए आप जो है इसका वायरिंग, ये 3 ओवरलोड रिले हो गया, 3 ओवरलोड रिले हो गया। ये आपका 6 जो ये ग्रीन कलर की स्विच होती है वो मैं 6 स्विच बना दिया हूँ, एनो है सब में एनो है, ये बात आपको ध्यान देना है। और ये वाली जो इमरजेंसी स्विच है, ये इमरजेंसी स्विच एक है, ये ग्रीन वाली सबकी अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करना कैसे है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको करने के लिए। पहले यहाँ से मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ फटाक से। मिटाने के बाद हमें क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। जैसे ही यहाँ से आपने सप्लाई लिया, समझ रहे हैं आप, जैसे ही यहाँ से आपने सप्लाई लिया ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल, वो सब कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल में जाएगा, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर का वायर है वो डायरेक्ट जाएगा आपका इमरजेंसी स्विच में, इमरजेंसी स्विच से जाएगा आपका तीनों ओवरलोड रिले के एनसी में, फिर तीनों ओवरलोड रिले के एनसी से बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर तीनों ओवरलोड रिले के एनसी से बाहर निकलेगा। अब देखिए और इसको समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपका 440 वोल्ट हो गया, और यहाँ बना देता हूँ आपका 110 वोल्ट और 200 VA। ठीक है, ये आपका 200 VA का है। और इसका कनेक्शन कैसे होगा, इसका कनेक्शन हम 3 फेस MCB लगा के इसको हम कर लेंगे। अभी गैरहाल अभी इसका मैं इसे ही सप्लाई निकाल देता हूँ बाहर। ठीक है, ये हो गया लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन बाहर निकाल दिया। अब हम लगाना चाहें तो एक MCB यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फटाफट करेंगे कनेक्शन। इसका कनेक्शन जो है आपका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे न्यूट्रल को ले लें, चाहे या फिर हम सबसे पहले फेस कंट्रोल को ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं लेता हूँ न्यूट्रल। अभी आप ध्यान से इसको देखते रहिए। आपका ये हो गया एक न्यूट्रल का वायर,
साइड से इसको मैं निकाल देता हूँ ऐसे एकदम बिल्कुल साइड से। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल का वायर। अभी आपका कॉन्टेक्टर नंबर 6 में आ गया, ऐसे सब में जाएगा। ये आ गया, सबका दे दिया एक एक पॉइंट। ठीक है, सबका आ गया। छः कॉन्टेक्टर कॉइल में एक एक पॉइंट न्यूट्रल वाला दे दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका डायरेक्ट, ये और कहीं नहीं जाएगा। अब उसके बाद बच गया, अब उसके बाद आपका क्या बचता है कि सबसे पहले इमरजेंसी स्विच में सप्लाई आएगी, इमरजेंसी स्विच में। अब इस इमरजेंसी स्विच से, सॉरी इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया इमरजेंसी स्विच में सप्लाई आई। अब इमरजेंसी स्विच से कहाँ कहाँ जाएगी, वो आपकी जाएगी डायरेक्ट तीनों ओवरलोड में, रोड रिले में। ये आ गया आपका। ठीक है, ओवरलोड रिले में जुड़ गया, ओवरलोड रिले के एनसी में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद सिंपल सा तरीका है कि हमें इस ओवरलोड से दो एनो कंट्रोल करना है। ठीक है, जब हमें दो कंट्रोल करना है तो इसको हम चाहे आपका 1 नंबर 2 नंबर कंट्रोल करें, या 3 4 या फिर 5 6। तो यहाँ से मैं कंट्रोल करूँगा आपका 1 और 2 नंबर। तीन चार छः, कोई नहीं, ठीक है, 6 हो गया आपका। अब उसके बाद हम कंट्रोल कर लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हो गया। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आपका यहाँ आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें आएगा। ठीक है, अब बच गया एक और। ये हो गया। ठीक है, अब सबका आ गया। अब हमें बनाना है इसका पोजीशन। अभी तक तो सिर्फ एक ऑन होगा, अभी हमको दो दो स्विच करना है। ये आ गया आपका फटाफट दो दो स्विच का। ठीक है, सबका हो गया दो दो स्विच का। अब जब हमने 6 नंबर इसको बना दिया, क्या, कॉन्टेक्टर नंबर 6, जब कॉन्टेक्टर नंबर 6 बना दिया तो हम इसकी सप्लाई 6 में ही देंगे। इसकी सप्लाई हम डायरेक्ट 6 में ही देंगे। अभी कैसे देना है, जो आपका ये 6 नंबर है, ये जो आपका 6 नंबर है, ये जाएगा आपका कॉन्टेक्टर नंबर 5 के एनसी में। अब कॉन्टेक्टर नंबर 5 के एनसी से आपकी जो ये सप्लाई निकलेगी वो जाएगी सीधा 6 नंबर। आ रही बात समझ में, वो सीधा जाएगी 6 नंबर में, वो कॉन्टेक्टर नंबर 5 के थ्रू जाएगी। अब बच गया आपका कॉन्टेक्टर नंबर 5। अब बच गया आपका कॉन्टेक्टर नंबर 5। तो कॉन्टेक्टर नंबर 5 में ये आ गए आपकी कॉन्टेक्टर नंबर 6 में, एनसी में। अब इस कॉन्टेक्टर नंबर 6 से एनसी से जो सप्लाई निकलेगी
वो आपकी जाएगी कहाँ जाएगी, वो आपकी सीधा कॉन्टेक्टर नंबर, आपकी जो 5 नंबर की थी वो 6 नंबर से निकल के आ गई 5 नंबर के कॉइल में। ठीक है, ये हो गया। ऐसे आपका ये दोनों भी रहेगा। अब आ गया आपका कॉन्टेक्टर नंबर 4। अब कॉन्टेक्टर नंबर 4, तो इसकी जो कॉइल आएगी आपकी वो आएगी इधर से, और हमें देना पड़ेगा 3 नंबर में। ये आ गए कॉन्टेक्टर नंबर 3 में। ठीक है, ये आ गया आपका कॉन्टेक्टर नंबर 3 में, दे दिया इधर से। अब जो कॉन्टेक्टर नंबर 3 से निकला वो आ गया 4 में। अब ऐसे ही आपका 3 नंबर कॉन्टेक्टर, इसका आपका ये आ गया कॉन्टेक्टर नंबर 3। और ये कॉन्टेक्टर नंबर 3 कहाँ जाएगा आपका, और यहाँ कॉन्टेक्टर नंबर 3 और 4 हो गया। अब बच गया आपका कॉन्टेक्टर नंबर 1 और 2। तो अब 1 और 2 में कहाँ से जाएगी, अभी हमें लेके जाना है इसको 1 नंबर पे। एक आ गया। अब यही वाला पॉइंट हो गया, 2 में आ गया आपका। ठीक है, अब उठाना है, ठीक है, ये दे दिया आपका कॉन्टेक्टर नंबर 2 के एनसी में। और यही वायर कॉन्टेक्टर नंबर 2 के एनसी से निकल के कहाँ जाएगा आपका, ये आ गया कॉन्टेक्टर नंबर 1 के कॉइल में। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्टर नंबर 1 के कॉइल में आ गया। आई बात समझ में। अब इससे क्या होगा, जब भी ओवरलोड रिलेटिव करेगा सिर्फ इतनी ही सर्किट बंद होगी, बाकी चलती रहेगी। ये टिप करेगा इतना बंद होगा, बाकी चलता रहेगा। ऐसे ये भी है, और ये इजी है। इसको हम वहीं पे बैठ के नीचे ही कंट्रोल वायर जो होता है, इसका कंट्रोल बोर्ड होता है, वहीं पे इसको हम बना सकते हैं। हमको बार बार ऊपर चढ़ने की, इसको क्रेन पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग आपकी जो आपका, इसमें मैं लिमिट स्विच का कनेक्शन नहीं बताया, समझ रहे हैं। अगर आपको लिमिट स्विच का कनेक्शन करना है तो बिल्कुल सिंपल है। अब लिमिट स्विच का कनेक्शन करेंगे कैसे, अगर हमें इसमें मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन आपको इसमें बताता हूँ। अगर लिमिट स्विच का कनेक्शन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपका ये जो अप डाउन वाला है, अप डाउन वाले में नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अप डाउन वाले में नहीं लगेगा, और लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ वाले में लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है
नॉर्थ और साउथ के बीच में यहाँ पे आप अभी जो है एक लिमिट स्विच लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एनसी में लिमिट स्विच का हमेशा एनसी कंट्रोल करना है। एक आपका यहाँ हो गया और एक आपका यहाँ हो गया और एक आपका यहाँ हो गया, एक आपका यहाँ हो गया। अब लिमिट स्विच से होगा क्या, मान लीजिए आपका ये क्रेन है, ठीक है, ये क्रेन है और ये अप डाउन वाला है। हम इसमें अप डाउन वाले में नहीं लगा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान देना पड़ता, इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन अब अगर क्रेन जो है अप में जा रही है, सॉरी ये नॉर्थ और साउथ में जा रही है, नॉर्थ साउथ राइट लेफ्ट, अगर ये वाला हिस्सा हमें लेफ्ट में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाते जाते बाई चांस अगर ऑपरेटर भूल गया और उससे पोजीशन का पता नहीं चला, तो यहाँ पे हम लिमिट स्विच लगाएंगे इस साइड में। लिमिट स्विच हम जो है इसको इस साइड में लगाएंगे, तो जैसे ही पोजीशन इसका इंड हो जाएगा तुरंत ही फिर ये लिमिट स्विच जो है ये इस आपका एल वाले कॉन्टेक्टर को बंद कर देगा, एल वाले कॉन्टेक्टर को ऑन नहीं होने देगा, वो कमांड ही बंद कर देगा। फिर से हमको पता चल जाएगा और दोबारा हमको अगर राइट में लेके जाना है तो फिर यहाँ से हम राइट वाली बटन को पुश करके राइट में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड लगाना पड़ेगा, दोनों साइड लगाने से सेफ्टी हो जाएगी कि जितना हमें लेके जाना है उतना जाएगा, उसके आगे वो नहीं जाएगा। ये चीज़ ध्यान में देना है। और यहाँ भी लगा सकते हैं, बाई चांस अगर ये लिफ्ट ये क्रेन एकदम लास्ट में चली गई, लास्ट पोजीशन पे, और ध्यान नहीं दिया, वो जाके वहीं बंद हो जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, चार लिमिट स्विच लगेंगे इसमें। कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, और अप और डाउन में नहीं लगेगा, ठीक है। अब आपको मैं अगली वीडियो में बताता हूँ इसका जो मेन वायरिंग है। वैसे मैं आपको मेन वायरिंग की पहली वीडियो दे चुका हूँ, अगर उस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं तुरंत ही इसका मेन वायरिंग की भी वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।